नमस्कार। मेरा नाम उपेंद्र है। महाराष्ट्र की राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नई नई चालें और नई नई बिसात बिछाई जा रही है। आजकल हमने ठाणे की बात की थी, और आज सिंधी की गढ़ की बात करेंगे कि जो उत्तरी महाराष्ट्र का इलाका माना जाता है, जो जहाँ सिंधे का गढ़ माना जाता है, और वो इलाके में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए 15 सीटें आती हैं। इस इलाके में नासिक का इलाका है, नासिक मशहूर है, और ये 15 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें एसटी की सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं, और एक एससी की सीटें हैं। जो 4 सीटें रिजर्व हैं उसमें से बलगान है, कलवान है, डिंडोरी है, और लागतपुरी है, और एक सीट जो है देवलाली है, जो एससी की सीट है। बाकी जो 4 सीटें हैं वो एसटी के लिए रिजर्व हैं। और इसमें बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो बड़े बड़े शख्सियतों की दाव साख पे लगी है। इसमें छगन भुजबल है, छगन भुजबल का परिवार भी है। और यहाँ दावा किया जाता है कि एक नाथ शिंदे का गढ़ है। हालांकि शरद पवार की भी यहाँ अपनी भूमिका है। इस पे बातचीत करेंगे कि आखिर नासिक में जो 15 सीटें हैं उस पर किसका दबदबा है और किसकी बागडोर कमजोर दिखाई दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किरण जी हैं और श्रीकांत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किरण जी, अब सबसे सबसे पहली जो सीट ली जाए आज बात करें। कहा जाता है कि सिंधे का एक तरह से गढ़ माना जाता है। नासिक का जो इलाका है, 15 सीटें हैं, 4 सीटें रिजर्व, 5 सीटें रिजर्व है, जिनमें से 4 एसटी के लिए है और एक एससी के लिए सीट है। पहली सीट किस पे बात की जाए? जो पहली सीट है, ये मालेगांव की जो सेंट्रल सीट है, इस पे बात, इसको लेके चलते हैं। तो हम शुरुआत किरण जी से करते हैं। मालेगांव में क्या स्थिति है? बिल्कुल मालेगांव अगर हम सेंट्रल में देखे जाए तो मालेगांव सेंट्रल की जो चुनाव होने वाला है, जो इलेक्शन होने वाली है, वो काफी अलग से और रंजक कैसे रहेगी। उसका रीजन भी देखिए ऐसा ही है कि वहां पे महायुति का मतलब फिलहाल महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और उनके साथ देवेंद्र फडणवीस, इन तीनों की सरकार है। लेकिन ये तीनों लोग मिलके किसी भी उम्मीदवार मतलब जो कैंडिडेट है वो फाइनल नहीं कर पाए। और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, उसमें से एक अगर हम छोड़ देंगे तो महायुति जो है 287 सीटें जो है वो इस चुनाव में लड़ रही है। उसका रीजन भी ऐसा है क्योंकि मालेगांव का जो सेंटर है वहां पे महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस की ओर से एजाज बेग हजीज बेग करके जो कैंडिडेट है वो दिया गया है। उसका रीजन ऐसा है कि कुछ दिन पहले जब अपने सांसद के जब चुनाव हुए थे और उस चुनाव में उसी जगह पे योगी आदित्यनाथ की एक सभा हुई थी, क्योंकि वो इलाका धुले का जो संसदीय जो चुनाव क्षेत्र है उससे कनेक्टेड है। और उनकी जो सभा हुई थी और उसके बाद जो धुलिया का जो सांसद चुन के आए थे वो डॉक्टर शोभा बच्चाव थी, जो नासिक से बिलोंग करती है। इलेक्शन के लिए वो वहां पे गई और चुन के आई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने वहां पे सभा ली। और मालेगांव जैसे हम कहा जाता है, जैसे भिवंडी है और वैसे ही मालेगांव है, वहां पे मुस्लिम वोटों की संख्या वो भारी मात्रा में। और इसी किसी भी बारे में महायुति जो है कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना जो कैंडिडेट है वो किसी को भी है जो वहां पे अपना पार्टिबा नहीं दिया है या फिर जाहिर नहीं किया है। इसके साथ हम देखने जाए तो मौलाना मुफ्ती इस्माइल जो अभी फिलहाल के लिए एमआईएम से वहां पे सांसद करके काम आपलं एमएलए करके जो काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने एक लेडी कैंडिडेट है शान हिंद निहाल अहमद करके, उनको वहां पे दिया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो गया या एमआईएम हो गया, इन पार्टियों में से काफी भारी मात्रा में जो वोटिंग होता है वो दलित मुस्लिम इन लोगों की ओर से जो है वो होते हुए देखा जाता है। और मालेगांव जो सेंट्रल है वहां पे काफी भारी मात्रा में मुस्लिम रहने की वजह से कुछ किरण जी की माइक में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है। यानी कि मालेगांव जो सेंट्रल है, मालेगांव सेंट्रल हाँ, है, ये मालेगांव इसलिए की। भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से महायुति ने कोई भी अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। अब आप सोच सकते हैं कि जिसकी सत्ता सरकार, जिसकी केंद्र में सरकार हो, जिसकी राज्य में सहयोगी सरकार हो, अगर वो मालेगांव सेंट्रल में अगर एक कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाती है तो उसका क्या परसेप्शन बिल्ड होता है? श्रीकांत जी। अ, और ये तो बहुत खास बात आपने बताई, लेकिन और एक हम्म खास बात है। नासिक हम्म डिस्ट्रिक्ट में जितने 15 सीटें हैं
और हुँ, अभी जो उसमें से जो 14 उम्मीदवार जो है वो पहले भी खड़े थे, मतलब जो मैदान है वही है, और वो जो क्षेत्र है, वो जो अखाड़ा है वो भी पुराना है, और खेलने वाले भी पुराने हैं, लेकिन यानी ये कि जो नई बीजेपी जिस कुश्ती बात के है। लिए जानी जाती है लोगों को बदलने हाँ, और कैंडिडेट बदलने के लिए, यहाँ कोई हाँ, मतलब नज़र नहीं आया। नहीं नहीं, जो सत्ताधारी वर्ग है या पक्ष है, हुँ, जो हुँ, विरोधी दल है, उनके हुँ, लगभग वही कैंडिडेट खड़े हैं। और जो 14 हुँ, में इलेक्शन हुआ था या 19 में इलेक्शन हुआ था, वही हुँ, पहलवान अभी भी लड़ रहे हैं, और मैदान भी वही है, लेकिन अभी जो हालात है वो सिर्फ अलग है। इसलिए ये जो 14 सीटें वही वही लड़ रहे हैं, उसका हुँ, भविष्य भी अलग होगा, वही नहीं होगा, हुँ, पहले जैसे नहीं बिल्कुल। होगा। तो हुँ, मालेगांव में जो है, ये जो एक जो सत्ताधारी जो एमएलए है वही लड़ रहे हुँ, हैं, और उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो पूर्व सत्ताधारी थे, पहले सत्ता सत्ता में थे। ऐसे हुँ, कुल मिला के वही लोग लड़ रहे हैं। अभी देखते हैं क्या हुँ, होगा, जनता हुँ, तय करेगी कि किसको हुँ, जिताना है। हुँ, जो अ, विद्यमान जो है उनको लगाना है या विरोधी लोगों को करना है, ये मालेगांव में। लेकिन नासिक हुँ, डिस्ट्रिक्ट में पूरा जो नासिक क्षेत्र में अगर देखा जाए, तो नासिक जो हुँ, शहर है बहुत बड़ा है, हुँ, उसमें हुँ, 4 सीटें हैं। उसमें एक हुँ, पश्चिम नाम का जो है, हुँ, उसमें 3 बार 2 बार चुनकर आई एक सीमा हीरे नाम के जो आमदार है, वो हुँ, खड़े हैं, और उनके अगेंस्ट उबा ठाके एक बहुत दिग्गज गद्दावर नेता है सुधाकर बड़गुजर। उनमें ज्यादातर हुँ, दोनों में फाइट होगी। और हुँ, लोग तो परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी जो माहौल है, वो सुधाकर हुँ, बड़गुजर बहुत सारी बढ़त ले रहे हैं प्रचार में। हुँ, और सीमा हीरे है, जो अभी एग्जिस्टिंग आमदार है, वो भी ट्राई कर रही है। तो ये कांटे की टक्कर हो रही है। और हमारे जो मनसे का जो एक कैंडिडेट है, पहले नासिक में मनसे की सत्ता थी, उनके कई एमएलए थे, लेकिन अभी कुछ बचा नहीं। ना महानगर में, महानगर पालिका में उनके पार्षद बचे हैं, या कोई एमएलए बचे हैं, अभी उनका कोई नहीं है। तो भी ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन ये कांटे की हुँ, टक्कर होगी पश्चिम में। और हुँ, जो दूसरा इलाका है, तो उसमें हुँ, भी अ, दूसरा जो पूर्व बोला जाता है, उसमें राहुल ढिकले नाम के जो है कैंडिडेट, उनके पिताजी हुँ, भी पहले खासदार रह चुके हैं, और हुँ, आमदार रह चुके हैं, वो खुद भी पहले चुनकर आए हैं। उनका बड़ा हुँ, दबदबा है, उनका भी हुँ, एक माना जाता है भाजपा के बड़े नेता है। हुँ, दूसरा जो है देवलाली करके एक मतदार संघ है। इसमें जो राष्ट्रवादी शरद पवार की जो सरोज आहिर है, और हुँ, योगेश घोलप है उबा ठाके, उनकी बड़ी हुँ। कांटे की टक्कर है। और उसमें श्रीकांत जो जी, एक जो बड़ा आप बात कर रहे थे राहुल ढिकड़े की, जो हाँ, राहुल ढिकले हैं, जो नासिक पूर्व से बीजेपी के विधायक भी हैं। सही, एनसीपी के खाते में सीट आई थी और एनसीपी कोशिश कर रही थी कि राहुल ढिकले के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए। हालाँकि सही। तलाश करते-करते वो कितनी पूरी हुई, ये तो चुनावी परिणाम बताएँगे। अंत में जो मंत्री रहे गिरीश महाजन के करीबी गणेश गीते को उम्मीदवार बनाया गया। ये राहुल ढिकलों हाँ, को कितनी चुनौती दे पाएँगे ये? अभी जो है ना, शरद पवार है ना, उसका बाले किल्ला बोला जाता है। नासिक बोले तो हुँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वो शरद पवार हुँ, का बड़ा दबदबा रहा है। वो हुँ, जो भी रात में वो जो संदेशा भेज देते हैं, तो पूरा हुँ, सीन चेंज हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। हुँ, हुँ, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो भी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी होती है, उसके पीछे शरद पवार जी का बड़ा हाथ होता है। तो हुँ, अभी शरद पवार जी ने ये जो उनकी कैंडिडेट गणेश गीते को खड़ा कर दिया है, तो उनके हुँ, पीछे उनका हाथ रहेगा। तो इसलिए हुँ, राहुल जी निकले हैं। उनके हुँ। उनके अगेंस्ट बहुत बड़ा एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। ये बड़ी हुँ। कांटे की टक्कर रहेगी।
यानी कि इस सीट पे बीजेपी जूझती नजर आएगी। हाँ सही। किरण जी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, नासिक, अगर नासिक का जो पूर्व जो विधानसभा मतदार क्षेत्र है उसकी अगर बात कही जाए, तो वहां पे जो गणेश गीते जो तुतारी लेके मतलब शरद पवार गुट से जो खड़े हैं, उनकी चर्चा काफी नासिक में है। उसका रीजन ऐसा है कि बीजेपी के वो यहाँ पे स्टैंडिंग चेयरमैन रह चुके हैं, करीबन 2.5 साल वो यहाँ पे चेयरमैन रह चुके हैं, और नासिक में उनको बाहुबली कहा जाता है। और जो बीजेपी का जो वोटर है, मतलब भारी मात्रा में जो वोटर है, वो अपना पंचवटी भाग में है। पंचवटी में ब्राह्मण समाज जो है, जो काफी ज्यादा भारी मात्रा में है, और उसका रीजन ऐसा है कि जो धार्मिक विधि करने के लिए जो पंडित जी है वो सब पंचवटी सरी के इलाके में रहते हैं। और हम लोग सभी जानते हैं कि मोस्टली जो ब्राह्मण समाज का जो वोटिंग है, वो वोटिंग पूरा की पूरा जो है वो बीजेपी को ही जाता है। लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा सा बाजू में चले जाओ, मतलब नासिक रोड साइड में चले जाओ, वहां पे जहाँ पे जेल रोड है, 17 होटल है, मसरूड़ है, इन भागों का जो वोटिंग है वो काफी भारी मात्रा में डिवाइड होएगा। और गणेश गीते इन्होंने लास्ट मोमेंट पे जो है वो भाजपा को छोड़ के तुतारी जो है, मतलब शरद पवार गुट में वो शामिल हो गए। तो इसकी भारी नुकसान जो है, इसका भारी नुकसान जो है वो राहुल डिकले को हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। और मैं उपेंद्र जी आपका ध्यान इस बारे में भी एक बात खींचना चाहूंगा कि नासिक जी। में जैसे नांदगांव विधानसभा है, जहाँ पे सुभाष कांदे है, और उनके ऑपोजिट में छगन भुजबल, इनके भतीजे जो है वो वहां पे खड़े हैं। वापिस जैसे नासिक का हमने नासिक पूर्व लिया, यहाँ पे जो डमी उम्मीदवार जो बोलते हैं वो देखे जाते हैं, क्योंकि सुभाष कांदे इनके विधानसभा क्षेत्र में समीर भुजबल की ओर से डमी उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया गया है, ऐसा आरोप लगाया है। और वैसा ही चित्र जो है नासिक पूर्व में है। नासिक पूर्व में गणेश गीते जो तुतारी लेके खड़े हैं, उनके सेम नाम का जो कैंडिडेट है इस चुनाव में खड़ा है। लेकिन नासिक की जो जनता है, जो इलेक्शन हो रहे हैं वो सिटी में हो रहे हैं, शहर में हो रहे हैं, तो इसका नुकसान जो है वो गणेश गीते को नहीं होगा, ऐसा भी कहा जाता है। क्योंकि इसका जो प्रत्यय है, हमें सांसद के जो चुनाव हुए थे डिंडोरी में, वहां पे जो भारती पवार, केंद्रीय कुटुंब कल्याण आरोग्य मंत्री भारती पवार थी, तो भारती पवार को सामने जो कैंडिडेट थे उनका नाम था प्राचार्य भास्कर भगरे, जो टीचर है, और उनको तुतारी इन सिंबल पे उन्होंने इलेक्शन जो है वो लड़े थे। और जो उनके सामने उनके साथ एक डमी उम्मीदवार जो है वो दिया गया था। और इसमें की जो सबसे धक्कादायक बात जो सामने उभर के आई है कि करीबन 1.5 लाख से ज्यादा वोटिंग, 1,37,000 से ज्यादा वोटिंग इस डमी उम्मीदवार ने लिया था। अगर ये उम्मीदवार खड़ा नहीं रहता तो भारती पवार को करीबन 3-3.25 लाख वोटों से जो है वो हराया जा सकता था, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन जो डमी उम्मीदवार है, जैसे नासिक पूर्व में है, उसका जैसे बहुत इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा नहीं, क्योंकि नासिक की जो जनता है, जो वोटर है, वो सब वेल एजुकेटेड है, और इस हिसाब से उनको उसका फायदा होगा। लेकिन जो नांदगांव विधानसभा क्षेत्र है, उसमें कहीं ना कहीं सुहास कांदे जो है, जो एकनाथ शिंदे इनके ओर से जो अपनी चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं, तो उनको काफी नुकसान हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। उसका रीजन मतलब कि नांदगांव में काफी जो है वो रूरल एरिया जो है वो रहने का भी फटका जो है वो वहां पे हो सकता है। इसके साथ हम अगर नांदगांव से सटा हुआ जो विधानसभा क्षेत्र है वो है येवला। येवला में जो छगन भुजबल है वो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन छगन भुजबल इनको ये चुनाव इतना आसान नहीं है। उसका सबसे जरूरी रीजन मतलब शरद पवार। शरद पवार इनकी पार्टी छोड़ के जब वो बाहर पड़े थे, तब उनको वो शरद पवार को बता के गए थे कि वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे मतलब अजित पवार के पास क्या चल रहा है, मैं जाके देख के आता हूँ। ये बता के छगन भुजबल वहां से निकले और सीधे अजित पवार के गुट में शामिल हो गए। लेकिन सबसे जरूरी बात, जिस दिन शरद पवार इनका पक्ष फूटा और जो पहली सभा हुई वो इन्हीं छगन भुजबल इन्हीं के मतदार संघ में हुई, और वहां पे शरद पवार ने कहा था कि इस बार छगन भुजबल को हम गिरा के रहेंगे। ऐसा जो है ठाम निर्णय जो है वो शरद पवार ने कर लिया था। और इसी सिलसिले में कुछ दिनों पहले ओबीसी आरक्षण को लेके छगन भुजबल इनकी जो बात है वो शरद पवार इनसे भी हुई थी। और जब कहा गया था कि वो तुम जब प्रेस वालों से जब भुजबल ने बात की थी, तब प्रेस वालों ने कहा था कि
कि छगन भुजबल साहब आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपको आपकी सीट कहीं पे कहीं खतरा लग रहा है या फिर आप वापिस शरद पवार गुट में शामिल हो रहे हो क्या? तब छगन भुजबल ने कहा था नहीं, मैं ओबीसी का जो आरक्षण का जो फिलहाल मामला मसला संपूर्ण महाराष्ट्र में चल रहा है, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल और छगन भुजबल इनका जो आपस में जो फाटाफूट है या फिर आपस में जो टकराव है वो सभी महाराष्ट्र में पूरा की पूरा जो है वो मालूम है। और छगन भुजबल इनको काफी जो नुकसान है वो हो सकता है अगर शरद पवार जी की एक भी सभा अगर उनके विरोध में हो गई और शरद पवार जी ने बोल दिया कि मुझे भुजबल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे बदल चाहिए, तो इसका नुकसान जो है वो छगन भुजबल को हो सकता है। और इस बारे में जो हमारे श्रीकांत सोनवणे सर है उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च की है, वो भी आपको बहुत सारी जानकारी देंगे भूपेंद्र जी। जी श्रीकांत। महाराष्ट्र, सर एक मिनट में लेता हूं मैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मराठा आंदोलन हुआ था और मराठा आंदोलन से सरकार भी बहुत सारी डर गई थी। और मराठा आंदोलन के जो जरांगे पाटिल है नेता, उन्होंने एक चैलेंज दिया है कि मैं छगन जी भुजबल है उनको गिरा के रहूंगा। और कभी जरांगे पाटिल येवला में आते और एक सभा बड़ी ले लेते तो उसका बड़ा नुकसान भुजबल साहब को हो सकता है। अब भुजबल साहब ये जो येवला और नांदगांव है उसके जो मतदार लोग हैं, वोटर्स है, वो बड़े भाग्यशाली है, तो उनको बड़ा महत्व आने वाला है। तो लोग बोलते हैं बहुत बड़ा मौल्यवान मतदान होने वाला है। तो ये दो क्षेत्र में तो ये दो बड़ा क्षेत्र है और बड़े कांटे की टक्कर ये दोनों भी क्षेत्र में रहेगी। और ये गेम चेंजर है, पूरा महाराष्ट्र का राजकारण जो है पॉलिटिक्स से बदल देगी। ऐसा गेम चेंजिंग करने वाली ये दो क्षेत्र है। इसका मतलब कि ये जो चुनाव है ये सिर्फ पार्टियों के भविष्य को तय नहीं करेगा। जिन जिन लोगों ने अपने बड़े नेताओं के साथ धोखा किया है उनका भी भविष्य तय होगा। इनमें छगन भुजबल एक नंबर पे है। कहा जाता है कि छगन भुजबल शरद पवार के सबसे करीबी रहे जिसका उनको फायदा भी मिला। छगन भुजबल को कई बार आगे बढ़ाने में शरद पवार का हाथ रहा, अगर डिप्टी सीएम बनाना रहा हो या बड़े-बड़े ओहदे दिलाने में हाथ रहा हो, उसमें भी। जी किरण जी कुछ बोल रहे हैं। सर जी मैं आपका ये ध्यान इस बारे में खींचना चाहूंगा कि शरद पवार का पाले किल्ला देखिल, मतलब जो मराठी में कहते हैं पाले किल्ला, वो नासिक जिला है। उसका रीजन मतलब सबसे पहला मतदार संघ आता है देवलाली, वहां पे राष्ट्रवादी की जो एमएलए है सरोज आयर वो है। उसके बाद हम बगल में जाएंगे डिंडोरी, वहां पे जो नरहरि चिरवल है विधानसभा के उपाध्यक्ष है वो वहां पे है। इसके बाद हम आगे जाएंगे कड़वन, वहां भी जो है वो शरद पवार गुट का ही एमएलए था। मैं इस बारे में सविस्तर तो बताता हूँ लेकिन मैं अभी के लिए वो शरद पवार का नाम लेता हूँ। उसके बाद में हम जाएंगे निफाड़, वहां पे दिलीप बनकर, वो भी शरद पवार गुट से है। उसके आगे आप चले जाओ येवला, वहां पे भी जो है वो शरद पवार गुट के जो एमएलए थे वो थे। और सबसे जरूरी बात कि शरद पवार गुट इनका छोड़ने के बाद ये सभी के सभी मतलब शरद पवार को छोड़ने के बाद सबको अजित पवार के पास चले गए। दूसरी ओर अगर हम देखने जाए तो ये सब जो है मतलब छगन भुजबल एक खुद स्टार प्रचारक है और राष्ट्रवादी का जो अजित पवार इनके ओर से जो स्टार प्रचारक है वो लास्ट टू लास्ट जो है वो अजित पवार है। और दूसरी ओर अगर देखने जाए तो अजित पवार ये छगन भुजबल इनको जूनियर है, तो उनका कितना फायदा होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी जो विधानसभा क्षेत्र में जो कैंडिडेट खड़े हैं उसमें जो शरद पवार जो है वो स्टार प्रचारक है, रोहित पवार है, जयंत पाटिल है, सुप्रिया सुले है, अमोल कोल्हे है। तो भारी मात्रा में इनके पास जो स्टार कैंडिडेट है, स्टार प्रचारक है वो है। तो इसका नुकसान भी जो है वो हो सकता है क्योंकि शरद पवार की जो रणनीतिकार है, राजनीति के वो भीष्म पितामह ऐसे कहा जाता है, तो उसका नुकसान भी जो है वो भारी होगा क्योंकि नरहरि चिरवल हो गए, ऊपर से दूसरी ओर अगर छगन भुजबल हो गए तो उनको राज्य का उप मुख्यमंत्री पद भी शरद पवार ने दिया था, जो अपने भतीजे अजित पवार को न देते हुए वो शरद पवार ने छगन भुजबल को दिया। इसके साथ हम दूसरी ओर देखने जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष पद भी वो छगन भुजबल को दिया, गृह मंत्री पद भी देखिए वो भी शरद पवार ने छगन भुजबल इनको दिया। तो इनका नुकसान जो है वो भारी मात्रा में हो सकता है अगर शरद पवार, जिस बारे में मैंने कुछ ही देर पहले कहा था कि सांसद के चुनाव में जिस प्रकार शरद पवार यहाँ पे भास्कर भगरे इनके इलेक्शन के लिए 3 दिन नासिक में वो जमे हुए थे और वो सीट जो है वो जीत के लाए, वैसी अगर रणनीति शरद पवार ने यहाँ पे अगर बना दी तो इसका नुकसान जो है वो सीधा और सीधा अजित पवार को भारी मात्रा में हो सकता है।
किरण जी, एक बात हम जानना चाहते हैं कि जब एनसीपी में टूट हुई तो सबसे अहम भूमिका तो जिसकी है अजीत पवार की मानी जाती है, अजीत पवार छोड़ के गए। इनमें 2 जो सबसे बड़े प्रमुख नाम आते हैं उसमें छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल का नाम आता है। चूँकि प्रफुल्ल पटेल को वो चीज़ शरद पवार दे गए जब ये एनसीपी में टूट हुई और ये चले गए उधर, तो सबसे भरोसा जिस पे जताया था शरद पवार ने, वो प्रफुल्ल पटेल थे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने भी धोखा दे दिया। अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था तो बहुत बड़ा पद होता था। उन्होंने खुद को किनारे करके अपनी बेटी और इनको 2 को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो चले गए। अभी प्रफुल्ल पटेल का सिनेरियो क्या है? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल दिख नहीं रहे हैं कहीं भी इस चुनाव में। प्रफुल्ल पटेल जी का जो है वो महाराष्ट्र देखते हैं, लेकिन नासिक जिले में या फिर उत्तर महाराष्ट्र में छगन भुजबल इनका बहुत बड़ा ज्यादा होल्ड है। मतलब विकास का बड़ा जो विजन है, कहीं पे डेवलपमेंट है, तो वो छगन भुजबल है। तो इतना जो बहुत सा फायदा है वो नहीं होगा। और सबसे जरूरी बात उपेंद्र जी कि छगन भुजबल ये सीनियर लीडर है। मतलब पहले वो सबसे पहले शिवसेना के महापौर बने, फिर एमएलए बने, फिर कांग्रेस में गए, फिर हाँ। शरद पवार इनके साथ जुड़े। तो वैसा फायदा देखने जाए तो वो होगा नहीं, क्योंकि स्टार प्रचारक जो है इनके पास कोई नहीं। मतलब प्रफुल्ल पटेल भी है, लेकिन उनका जो विधानसभा क्षेत्र है या फिर उनका सांसद क्षेत्र है वो सब विदर्भ में पड़ता है। तो बहुत सारा जो फायदा है, हम जैसे कह सकते हैं कि इस बंदे का फायदा होगा और इसके वजह से वोट जो है वो डिवाइड होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो छगन भुजबल है वो मास लीडर कहे जाते हैं, क्योंकि इसे नासिक से सटा हुआ जो इगतपुरी विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे अभी जो हीरामन खोसकर जो है कांग्रेस की ओर से सांसद है। पहले वो राष्ट्रवादी में थे, लेकिन वो जगह कांग्रेस की थी। कांग्रेस और राष्ट्रवादी जब अलायंस में थी तो उन्होंने ये टिकट जो है, निर्मला गावित इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया था जब उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी शिवसेना थी। और कांग्रेस की ओर से हीरामन खोसकर वो चुन के आए, लेकिन क्रॉस वोटिंग किया। क्रॉस वोटिंग का उन पे स्टार लगा और उन्होंने अजित पवार इनके गुट में वापिस शामिल कर दिया है। वैसे अगर छगन भुजबळ हमेशा से कहता है कि खोसकर कुठे दुसऱ्यांचा है, मतलब खोसकर किसी और का नहीं है, खोसकर अपना ही है। लेकिन उसी इगतपुरी विधानसभा क्षेत्र में लकी यादव, एक 34 ईयर का 34 साल का लड़का जो है, जो राहुल गांधी इनके गुड बुक में है, उसको कांग्रेस ने टिकट दिया है। और सबसे जरूरी बात, इनके पास मैंने जैसे कुछ ही देर पहले कहा कि अजित पवार ये लास्ट टू लास्ट स्टार प्रचारक है, लेकिन लकी यादव इनके प्रचार के लिए 17 तारीख को प्रियंका गांधी जो है वो नासिक के त्र्यंबकेश्वर में जो है वो सभा ले रही है। और सबसे जरूरी बात, कुछ ही दिन पहले जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, वो इसी नासिक से होते हुए जवार त्र्यंबकेश्वर मार्ग होते हुए आगे बढ़ी थी। तो एक आदिवासी का जो इलाका है, वहां पे कांग्रेस को भारी वोट जो है वो मिलते आए। और ये हमने हमेशा से देखा है। जैसे नंदुरबार में आप देखने जाओ तो प्रियंका गांधी की सभा हुई, वहां पे पाडवी का एमपी चुन के आए। और कांग्रेस ने कोई भी बड़ा इवेंट किया हो, जैसे आधार कार्ड की शुरुआत भी देश में करनी थी, तो ये सबसे पहला आधार कार्ड ये इसी नंदुरबार में बना। और आदिवासियों का कांग्रेस से एक भारी लगाव भी हमें देखा जा सकता है। स्टार प्रचारक में कहीं ना कहीं तो भी जो अजित पवार का गुट है वो पीछे रहेगा, वो देखा जाएगा। और अगर हम नासिक में आते हैं, नासिक में तीनों भी जगह जो है वो बीजेपी की है, लेकिन अभी सांसद जो चुन के आया है उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से आया है। लेकिन जो शिवसेना है, क्योंकि उद्धव बाला साहब ठाकरे गट के जो यहाँ पे काफी यहाँ पे वोट पावर है, और वैसे शिवसेना की जो वोट है वो अभी कंफ्यूज है, क्योंकि एमपी का सीट था वो उनका चला गया। तो उनको अभी मजबूरी से क्यों ना हो, वो बीजेपी के लिए जो है वो काम करना पड़ेगा। तो इसका नुकसान भी वो भारी मात्रा में जो है वो जो महायुति को है वो होगा। क्योंकि नासिक सेंट्रल में हम देखने जाए तो 16 अगस्त को यहाँ पे दंगल हुई थी, और इस दंगल का जो खामियाजा है जो सब वो बीजेपी पे देखिए फोड़ा गया था। तो ये भी नुकसान जो है वो बीजेपी को, महायुति को इस बार हो सकता है। लेकिन शरद पवार एक किंग मेकर की भूमिका में हमेशा से देखे गए हैं, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं तो भी जो पिछली बार जैसे 6 सीट जो शरद पवार चुन के आए, इस बार भी 6 सीट चुन के आए या उससे ज्यादा होंगे, ये तो आने वाला समय और चुनाव के नतीजे जिस दिन आएंगे 23 तारीख को, तभी पता चलेगा उपेंद्र जी। और एक लोक रुचि की न्यूज भी मैं आपको बता देता हूँ। चांदवड़ जी। करके, चांदवड़ देवड़ा करके जो मतदार संघ है, जिस पर एक नूरा कुश्ती हो रही है। नूरा कुश्ती आप जानते हैं कि हाँ, भाई बिल्कुल। भाई लड़ रहे हैं। हाँ, तो उसमें जो है भाजपा के डॉक्टर राहुल आहेर, जो अभी आमदार विद्यमान थे, है,
तो उनके अगेंस्ट जो खड़े हैं केदा है, उनके भाई है, वो भी लड़ रहे हैं। मतलब ये एक नुरा कुश्ती है। और शिरीष कोतवाल जो है कांग्रेस के पुराने नेता है, जो वहां वो क्षेत्र में चुनकर भी पहले आते थे, बड़े गद्दावर नेता है। तो उसमें देवड़ा और चांदवड़, ये जो दो तालुका है, उसमें दोनों का गढ़ है। तो रसमादे इसमें पट्टा बनता दोनों की वैसा लड़ाई में कहा नुरा जाता है। कुश्ती में कहीं शिरीष कोतवाल आगे न निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये भी संभावना है। तो यहाँ श्रीकांत भी जी, एक नुरा मेरा एक कुश्ती हो रही है। थोड़ी सी लोगों में बड़ी रोचक बात दिखती है कि भाई भाई कैसे लड़ रहे हैं, जो एक साथ थे, एक ही पार्टी में थे, तो कैसे लड़ रहे हैं। तो ये भी एक रचना हो सकती है, ये भी एक गेम हो सकता है। तो ये भी गेम चल रहा है चांदवड़ में। तो अलग तरह का लड़ाई इधर चल रही है। तो ये भी एक बात थी। श्रीकांत जी, हमारा एक सवाल है कि हाँ जो नॉर्थ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें 5 जिले आते हैं। 5 हाँ जिलों में कुल 47 विधानसभा की सीट आती है। किरण जी ने अभी हाँ नंदुरबार का ज़िक्र किया, जिसमें बताया कि कांग्रेस की कैसे पैठ है और आधार की जब योजना लाई गई तो यहीं से कांग्रेस द्वारा लाई गई। और ये चारों सीटों जब हम सही। देखते हैं नंदुरबार की, तो चारों हाँ सीटें एसटी रिजर्व सीट है। चारों सीटें हाँ रिजर्व हैं, बाकी धुले इसमें पड़ता है, जलगांव पड़ता है हाँ और सही है। नासिक पड़ता है नगर पड़ता है। ये 5 जिले हैं। अगर हम पिछले चुनाव की अगर तुलना करें, पिछले चुनाव में चाहे एनडीए की सीटें हों, चूँकि पिछला चुनाव तो उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिलके लड़े थे। लेकिन अब जो सिनेरियो है, अगर इन 47 सीटों में अगर अब की फिलहाल की बात की जाए, तो कौन भारी है? अगर महायुति और एनडीए में बात की जाए तो? तो अभी तो ये तो जनता तय करेगी कौन चुन के आएगा। लेकिन हुँ, अभी जो चुनावी माहौल है, उसमें बढ़त हुँ, है महाविकास आघाड़ी को दिख रही है बहुत हुँ, जगह। और हुँ। पंतप्रधान मोदी जी कल नासिक होके आए, धुलिया में भी वो थे, हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया। धुले लेकिन में भी उन्होंने कांग्रेस, किया था। हाँ, लेकिन एक थोड़ी विसंगति थी। तो हुँ, कांग्रेस के उम्मीदवार जहां नहीं खड़े हैं, वहां उन्हें हुँ, कांग्रेस के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज कर दिया। यानी उनका जो हुँ, सभा का जो उद्देश्य था, वो इतना सफल नहीं हुँ, हुआ, क्योंकि जो खड़े हुँ। नहीं सामने, जो नहीं लड़ रहे, हाँ, उनके अगेंस्ट उन्होंने हाँ। बहुत सारा क्रिटिसाइज कर दिया। तो होमवर्क ये शायद शक्ति, होमवर्क हाँ होमवर्क हाँ, सही से नहीं हुआ था। सही 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 नहीं हुआ। लेकिन आप नंदुरबार की बात कर रहे थे कि वहां के जो गद्दावर नेता है, और पहले हुँ, पूर्व आदिवासी मंत्री भी रह चुके हैं, डॉक्टर विजय हुँ, कुमार गावित, और उनके हुँ, सामने कांग्रेस के किरण तडवी है, और हुँ, अपक्ष कुछ लोग हैं। तो उसमें जो हुँ, ये नंदुरबार है ना, पहले से कांग्रेस का गढ़ था। लेकिन हुँ, और ये विजय कुमार गावित भी पहले कांग्रेस की थे, बाद में वो भाजपा में चले गए, और उनकी लड़की भी खासदार हो गई थी। लेकिन अभी क्या हुँ, है कि उनका कांटे की टक्कर है उधर भी। और शाहदा नाम हुँ, का एक जो विधानसभा है, वहां वहां भाजपा के हुँ, राजेश पाटवी खड़े हैं, मंत्री भी थे वो। हुँ, और राजेंद्र गावित जो कांग्रेस हुँ, के, उनके सामने वो उन्होंने एक चुनौती सामने कर ली है। और अपक्ष है हुँ, सुहास नाइक, और जेल सिंह पावरा नाम के हुँ, बड़े नेता है, वो भी, यानी चौरंगी जो जिसको बोल सकते हैं हम, वो लड़त वहां होगी। और जो बहुत सारा हुँ, दुर्गम इलाका है, धड़गांव अक्कलकुआ जिसको हम बोलते हैं, देश का हुँ, विकास संघर्षित ये तालुका है या मतदार संघ है। वहां जो हुँ, है कि अमशा पाडवी सिंधेगढ़ के है, अभी सिंधेगढ़ में चले गए थे, तो उनकी तरफ से हुँ, वो खड़े हैं। और केसी पाडवी नाम के जो आदिवासी मंत्री है, पहले पूर्व मंत्री रह चुके, वो भी 5-6 बार चुन के आए थे। तो उनको ये सारी राजनीति की नस नस मालूम है। ऐसे बड़े नेता जो केसी पाडवी है, जो एडवोकेट है, वहां से खड़े हैं। और बाकी तो सारे लोग हैं बंडखोर। लेकिन धड़गांव में इनकी बड़ी कांटे की टक्कर रहेगी। किसी पाडवी हुँ, है, उन्होंने बढ़त बनाई है प्रचार में, ऐसा दिख रहा हुँ, है। और जो नवापुर नाम का जो एक मतदार संघ है, उसमें भी शिरीष नाइक कांग्रेस के है,
जो मंत्री पूर्व मंत्री है नाइक साहब, उनके बेटे हैं। और एक अजीत दादा पवार के जो भरत गावित है, वो भी वहां से लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो शिरीष नाइक है, तो ये बड़े मंजे हुए खिलाड़ी है। ये उनका जो है लोगों में ग्रास रूट पे बहुत बड़ा एक नेटवर्क है उनका। और वो उनके एक पिता भी राम नाईक उनकी एक राम नाईक भी एक बड़े लीडर रह चुके हैं। हाँ, तो ये शिरीष नाइक है ना, तो उनका ग्रास रूट पे अच्छा काम है। तो उनका हमेशा वो दबदबा रहता है वो क्षेत्र में, तो वो भी खड़े हैं। और छिंदखेड़ा में शरद पवार के जो पहले सेक्रेटरी थे, यानी पीए थे, वो संदीप बेडसे भी खड़े हैं। और जो पूर्व मंत्री है भाजपा के, वो जय कुमार रावल, तो वो भी उनके सामने उन्होंने एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। जय कुमार रावत बड़े नेता है, और ये बेडसे है, ये एक्टिविस्ट है। तो ये छोटे अपने टीचर्स लोगों में भी बहुत फेमस थे। तो ये उनका एक चैलेंज है। और सुनो, हम लोग अब लौटते हैं फिर से नासिक पे। जिस नासिक पे चर्चा हो रही थी कि आखिर नासिक में हाँ, क्या चुनावी समीकरण है और कौन किस पर भारी है। दो हाँ, विधानसभा की हम बात करते हैं। दोनों विधानसभाएं अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। छगन भुजबल वाली सीट पे हमने बात कर ली, किरण जी ने बताया। डिंडोरी हाँ, और अकोले विधानसभा की क्षेत्र बात कर लेते हैं। डिंडोरी पहले हाँ, बात करते हैं। डिंडोरी पे क्या हाल है? डिंडोरी में अगर हम देखने जाएं तो नरहरि झिरवल, जो शरद पवार के काफी नजदीकी कहा जाता था, वो भी अजीत पवार के साथ हम्म, शामिल हो गए। उसके वजह से जो हम्म, वोटर है, विशेष करके जो आदिवासी का पूरा कनेक्टेड जो एरिया है, वो वहां से है। हम्म, और हम्म, एक सबसे जरूरी बात, मतलब जब नाना पटोले इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का जो अपना इस्तीफा दिया था, जब तक राहुल नार्वेकर जो हम्म, है वो विधानसभा अध्यक्ष नहीं बने थे, तो डिसीजन मेकर जो हम्म, है वो नरहरि झिरवल थे। और इसकी सुनवाई जो थी मुंबई की विधानसभा में चल रही थी। तो ऐसा भी एक प्रेस, मतलब लोग, मैंने ही वो सवाल पूछा था नरहरि झिरवल को कि आप वहां पे रहते तो हम्म, कहीं चित्र सुनाने के लिए रहते तो चित्र कहीं अलग होता क्या? मतलब जो शिवसेना उनको मिल जाती, जैसे हम्म, यूबीटी नहीं बनती और शिवसेना वापस मिलती, एकनाथ शिंदे अकेले पड़ते और अजित पवार को। तो उन्होंने मुझे कहा था, मैंने उनको ऑफर दिया था कि मैं तुम्हारे बाजू से निकाल लगाऊं, मेरा सोचो। तो कहीं ना कहीं तो भी मुख्यमंत्री बनने की जो आस है वो नरहरि झिरवल इन्हों में थी, इसीलिए। और नरहरि झिरवल का ऐसा था कि काफी बार जब हम मीडिया करके उनसे हम सवाल पूछते थे, तब उन्होंने ऐसा भी कहा है कि तुम मुझे उल्टा सुल्टा सवाल मत पूछो, मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है और वो अलग कंट्रोवर्सी होते ही। ये कब तक था? जब तक राहुल नार्वेकर, जो अभी विधानसभा अध्यक्ष है, वो नहीं थे, और ये सब पावर जो थी वो नरहरि झिरवल इनके हाथ में थी। नरहरि झिरवल अगर चाहते हम्म, तो शिवसेना दो होने नहीं देते। शिवसेना का जो चिन्ह है, नाम है, वो उद्धव ठाकरे के पास ही रख सकते थे। और ये मसला अगर हाईकोर्ट नहीं जाता, हम्म, नरहरि झिरवल के जो स्टेडियम में रहता, मतलब जो उनकी चौकट में, तो ये कहीं ना कहीं तो भी रिजल्ट है हम्म, जो अभी हम पिछले 2.5 साल से देख रहे हैं कि शिवसेना किसकी है, धनुष्यबाण किसका है, नाम किसका है, ये सामने नहीं आ रहा है। तो ये नरहरि झिरवल जब तक विधानसभा के क्षेत्र में, मतलब विधानसभा असेंबली में ये सुनावनी चल रही थी, हम्म, तो ये शायद रिजल्ट है वो कुछ तो भी अलग दिखता था। लेकिन ये जब हाईकोर्ट में मसला चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो उसके बाद ये पिक्चर जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। और ये जो शिवसेना ने अभी जो लास्ट टाइम नासिक में दो हेली हम्म, प्राइवेट जेट से जो एबी फॉर्म भेजे, तो वहां पे जो धनराज महाले है जो शिवसेना के है, उनको एक एबी फॉर्म दिया गया। और शिवसेना और राष्ट्रवादी ये अलायंस में है। तो लास्ट मोमेंट में जब हरिभाऊ जो धनराज महाले करके उनको जब वहां से माघार जो अपना नामांकन निर्देश पीछे लेने के लिए कहा गया, तो वो नॉट रीचेबल हो गए। तो शिवसेना ने एक मास्टरमाइंड गेम किया, जो सूचक और अनुमोदक थे उनको लेके गए और वो जो उनका फॉर्म जो है वो पीछे ले लिया। अगर वैसा नहीं होता, क्योंकि इसके ऑपोजिट जो है
वो नासिक के देवलाली में हुआ। नासिक के देवलाली में भी सेम चित्र था कि शरद पवार गुट की जो पहले सरोज आहेर थी, वो बाद में अजित पवार के साथ शामिल हो गई, और एकनाथ शिंदे इन्होंने भी नासिक के देवलाली में, जो डॉक्टर राजेश आहेर है वो तहसीलदार है, उन्होंने इस्तीफा दिया नौकरी का और उनको एमएलए बनने की आस लगती, वो एमएलए के चुनाव में खड़ी हो गई। तो उनको भी कहा गया था कि आपका फॉर्म जो है एबी फॉर्म, जो जैसे लास्ट के जो 28 तारीख थी चुनाव के नामांकन निर्देश भरने की, तो लास्ट मोमेंट वो फ्लाइट से 2:30 बजे के करीब वो जो एबी फॉर्म है वो नासिक में उतरा और 2:50 में वो सबमिट किया गया। लेकिन बाद में जब 3 तारीख को जब पीछे लेने का टाइम आया, तो राजेश आहेर राव ने मास्टरमाइंड गेम खेला, वो खुद नॉट रीचेबल हो गई और अपने जो सूचक और अनुमोदक थे उनको नॉट रीचेबल कर दिया। इसके वजह से वहां पे देवलाली में चित्र है वो बदल गया है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पे 2 लेडीज के बीच में यूबीटी का जो योगेश घोलप है, जो एक्स एमएलए था, वो चुन के आ सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। उसका रीजन ऐसा कि जो बबन घोलप है, जो लास्ट टाइम अभी 6 महीना पहले वो एकनाथ शिंदे इनके शिवसेना में चले गए थे, लेकिन अपने लड़के को टिकट मिल रहा है या लड़के को टिकट मिल गया, तो वो वापिस जो है अपनी पुरानी शिवसेना में जो है वो वापिस आ गए। तो ये अगर चित्र देखने जाए तो देवलाली है वैसा ही क्षेत्र जो है वो डिंडोरी में है, क्योंकि नरहरि झिरवल को ये रास्ता इतना आसान नहीं है। एबी फॉर्म भी पीछे ले लिया, लेकिन कैंडिडेट की संख्या जो है वो भारी मात्रा में है। और नासिक से सटे जो भी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे राष्ट्रवादी 5 और यूबी शिवसेना एकनाथ शिंदे इनके 2, ऐसे जो 7 विधानसभा क्षेत्र अगर हम देखने जाए तो इन पे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से गद्दार, 50 खोखे, ऐसे अलग अलग आरोप जो है वो लगाए जाते हैं और इनको ये वापस सोशल मीडिया में जागरूक हो जाते हैं। और ये ऐसी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी विरोधकों ने किया, जो सोबत लास्ट 7 वाले कैंडिडेट ने ऐसे बनाई है कि इन्होंने पैसा लिया, पैसा लेके ये पार्टी से चले गए, अपनी पार्टी तोड़ी है, ये गद्दार है, ये ऐसे अलग अलग जो है उन पे आरोप जो है वो लगाए गए हैं। तो इसका भी जो भारी मात्रा में जो फटका जो बोलते हैं, जैसे नुकसान जो है वो शिवसेना, एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना और बीजेपी इनको हो सकती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घड़ियाल को जो घड़ी अजित पवार की है उसको वोट देंगे तो तुम सीधा भाजपा को वोट देंगे, तो उनको वोट मत दो, वो गद्दार है, उन्होंने पक्ष फोड़े, उन्होंने जाति भेद में दंगल, ऐसे अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है, जो लोग इलेक्शन में खड़े उनके ओर से वो जो है वो कहीं ना कहीं यूज कर दी जा रही है। और इसका खामियाजा जो है वो महायुति को सीधा सीधा पड़ सकता है। इसका रिजल्ट जो है, जैसे नासिक मालेगांव सेंट्रल में अपने को देखने को मिला कि महायुति इतनी डर गई है कि उन्होंने अपना कोई भी कैंडिडेट जो है वो वहां पे डिक्लेयर ही नहीं किया। मतलब 288 विधानसभा क्षेत्र वाला ये महाराष्ट्र है और वहां पे सबसे बड़ी जो पार्टी है जिसकी देश में सत्ता है, जिसके पिछले 10 सालों से इस महाराष्ट्र में सत्ता है, वो अपना कोई भी कैंडिडेट वहां खड़ी नहीं कर पाई। तो ये भी चर्चा भारी मात्रा में हमारे नासिक जिले में हो रही है। सोनू, एक हमारा आपसे सवाल है छगन भुजबल को लेके कि छगन भुजबल जिस असेंबली सीट से, जिस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है, अगर शरद पवार वहां उनके खिलाफ अगर चुनाव प्रचार नहीं करने जाते हैं तो क्या हम लोग जो कल बात कर रहे थे वो सही साबित होगी? वो तो जरूर जाएंगे, शरद पवार जरूर जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उनकी जो राजनीति का एक स्टाइल है शरद पवार का, वो संदेशा भेजते हैं, वो संदेश भेजते हैं, उसको मराठी में निरोप बोलते हैं। तो बड़ा इफेक्टिव टूल है उनका, वो संदेश भेज देते, रातों रात वो सारा चेंज हो जाता है। वो बड़ी कांटे की टक्कर है येवला में, और येवला की जो चुनाव है वो पूरा गेम चेंज करने वाली रहेगी। और जरांगे पाटिल का भी उसमें हाथ है, तो उसका भी बड़ा प्रभाव उसमें रहेगा। और शरद पवार है तो वो छगन भुजबल जी को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी थे और वो फुट के दूसरे पार्टी में चले गए, तो इसका बड़ा ठेस उनको मन को लगी है। तो उनकी कांटे की टक्कर वहां है और वो बड़ी ही बड़ी लड़ाई वहां हो सकती है। लेकिन श्रीकांत जी, कल हमारी बात हो रही थी हम सोनू से, एक बातचीत हम लोग इस आधार पे, एक एंगल पे कर रहे थे कि शरद पवार को वास्तव में समय नहीं पाया। शरद पवार जो कहते हैं हाँ वो ना करते हैं, ना करते हैं, है ना? तो कब किधर मोड़ ले ले शरद पवार, ये कोई जानता नहीं है उनके मन की बात।
तो हम लोगों की कल सही। ये चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि शरद पवार की स्ट्रेटेजी रही हो अजीत पवार अजीत पवार को आगे करके विक्टिम कार्ड खेलने की, ताकि एक ही अखाड़े में कई पहलवानों को चित किया जा सके और कई लोगों को उभारा जा सके। तो हम लोगों की ये बात हो रही थी कि अजीत पवार को आगे कर उन नेताओं को अजीत पवार के पाले में डाला जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जाओ उधर से धुल के आ जाओ, और धुल के आने के बाद हम इधर हैं, तैयार हैं। अब राजनीति में तो संभावना का खेल है, हो भी सकता है आपने जो विश्लेषण किया वो सही भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है, लेकिन कोई भी चीज आप नकार नहीं सकते, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो भी बात हो सकती है। जी किरण जी। सर जी, मैं आपका ध्यान इसलिए 1 मिनट खींचना चाहता हूँ कि कल किसी अखबार में खबर आई कि राजदीप सरदेसाई के जो बुक में है, वो ऐसा स्टेटमेंट आया क्या जो छगन भुजबल इन्होंने दिया, मैं ईडी के डर से बीजेपी में शामिल हुआ और मुझे लगता है मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो ये चीजें हैं जो एन इलेक्शन में सामने आने की वजह से काफी कंट्रोवर्सी जो है, मतलब एक जो नैरेटिव जो है वो फैलाया जा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है जो महायुति की ओर से। लेकिन इसके ऑपोजिट कल आदित्य ठाकरे नासिक में थे, उन्होंने भी कहा कि बराबर ही है ना, ये जो गए वो ईडी के प्रेशर से गए, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला जिन अजित पवार पे है, जो मोदी बोलते हैं कि हम उसे जेल में डालेंगे, जहाँ पे देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं कि अजित पवार चक्की पीसिंग 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 ऐसा बोलते हैं, और वो उसके बाद तुरंत उनके साथ अलायंस कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये आपस में ही है और ये खुद ही ईडी के डर से है वो वहां पे शामिल हुए। तो ये चीजें जो मतलब कल राजदीप सरदेसाई इनकी किताब का आया, और इसी सिलसिले में जो स्टेटमेंट किसी एक न्यूज़पेपर में आया, तो इसका नुकसान भी है वो शरद पवार के साथ, मतलब शरद पवार के भाषण होगा या शरद पवार की सभा होगी, उसमें से भी हम देख सकते हैं। क्योंकि मैंने जब पहले बताया कि ये वही शरद पवार है, ये वही छगन भुजबल है जिन्होंने कहा था कि मैं जाके देख के आता हूँ वहां पे क्या चल रहा है, और वो वहां गए और वहीं के हो गए। तो ये चीजें है वो शरद पवार के ध्यान में है। और शरद अच्छा, ये पवार ने जो कहानी बड़ा पहली दिलचस्प सभा ली है। थी, वो जब राष्ट्रवादी से जब अलग हुए थे अजित पवार, उनके बाद जो पहली सभा ली थी, और इसकी चर्चा भी संपूर्ण महाराष्ट्र में हुई थी, और वो सभा थी वो छगन भुजबल इनके विधानसभा क्षेत्र में ली थी। तो अभी शरद पवार उनके विधानसभा क्षेत्र में आएंगे तो आएंगे या नहीं आएंगे, तो क्या बोलेंगे, और उनको जरांगे पाटिल का साथ मिलके, ये दोनों मिलके शरद पवार और जरांगे पाटिल, क्योंकि मराठा ओबीसी फैक्टर भारी मात्रा में चल रहा है, तो ये सब मिलके छगन भुजबल इनको कहीं ना कहीं तो भी जो चुनाव है उसको हराने के लिए इन लोग तैयार हमें दिख रहे हैं। उपेंद्र जी। जी श्रीकांत एक हाँ, एक सबका मैं ध्यान आकर्षण करूंगा। एक कड़वन नाम का जो विधानसभा क्षेत्र है वो सबके नजर में है। अजीत दादा पवार का बहुत ही करीब मानने जाने वाला एक नितिन पवार करके आमदार है, वहां से खड़े हैं, पहले आमदार थे वहां। और उनके खिलाफ जो खड़े हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष के जो है जीवा पांडु गावित, तो वो भी खड़े हैं। 9 बार चुन के आए थे वो, 9 बार चुन के आए थे, अभी वो खड़े हैं। अभी क्या है कि शरद पवार ने वो अपना हाथ निकाल लिया उनके सर से, तो वो बड़े झुंझ रहे हैं और युवा पांडु आगे बढ़ रहे हैं, तो इनकी बड़ी फाइट होगी। और ये जो मतदार क्षेत्र है, यहाँ से जो एक लाल स्ट्रॉम था, बादल था, तो वो बम्बई के लिए पहले निकला था, बड़ी चर्चा में था कि यहाँ से आदिवासी, कई लाखों आदिवासी बम्बई के लिए निकले थे, और पूरे देश में खलबली मच गई थी, गवर्नमेंट डर गई थी, और उसके वजह से वो हुआ था। तो ये एक चर्चा में मतदार संघ है कड़वन, तो वहां भी कांटे की टक्कर है, और वहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष के यही महाविकास आघाड़ी के साथ है, और शरद पवार ने अपना संदेशा भेज दिया है, क्योंकि कड़वन और ये जो दिंडोरी है वहां शरद पवार जी का बड़ा ही प्रभाव है। तो ये तो बताया है किरण जी ने, तो ये भी एक क्षेत्र है जिस पर महाराष्ट्र का एक लक्ष्य लगा है कि क्या होने वाला है। और ये दोनों एसटी रिजर्व सीटें हैं दोनों। किरण जी कुछ बता रहे हैं।
कड़वन का जैसे सर ने यहाँ पे जिक्र किया है, कड़वन के बारे में हम देखने चाहेंगे, जो भारती पवार जो एमपी है, उन्हीं के देवर ये जो अभी फिलहाल की जो ये है एमएलए विधानसभा चुनाव। जो कड़वन से है, नितिन पवार, वो भारती पवार इन्हीं के देवर है। और ये इसका खामियाजा जो है, क्योंकि निर्यात कांदा की निर्यात बंदी की, तो मतलब ये जो है फैमिली रिलेशन है, लेकिन उनकी आपस में कहीं बनती नहीं है। क्योंकि जो कड़वन से जो एपी के चुनाव हुए थे, वहां भी काफी जो वोट थे वो बहुत कम जो गिरे। और ऐसा भी भारती पवार ने कहा था कि मेरे घर वालों ने मेरे अगेंस्ट काम किया है, क्योंकि लेकिन भारती पवार ये बताना भूल गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ऑनियन जब निर्यात बंदी कर दी, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ये भारती पवार ने नहीं बताया। भारती पवार ने क्या बताया कि मेरे जो रिलेटिव है, उन्होंने मेरे अगेंस्ट काम किया। लेकिन अभी नितिन पवार जो उनके सगे देवर है, उनके लिए भारती पवार इतने प्रचार में सक्रिय है कि नहीं, ये तो अभी तक सामने भी नहीं आया है। और जो जैसे सर ने कहा जीवा पांडु काबिल, ये मतलब आदिवासियों के लिए भगवान कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने कहा चलो मुंबई, तो ये हजारों आदिवासी करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का जो लंबा लाइन बनता है, वो ये लॉन्ग मार्च लेके सीधा बंबई तक चले जाते हैं। और पिछले साल हमने देखा रहेगा कि जो 10वीं के जो 10th के जो पेपर थे, तो ये पेपर के जो जाने वाले लड़कों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए इन लोग जब बॉम्बे में इन्होंने एंटर किया, तो ये रात में चल के विधान भवन पे गए थे। तो वहीं कहीं ना कहीं ये आदिवासी जो है, या फिर इनके लीडर जो है, जैसे वो प्रतिनिधित्व करते हैं या बताते हैं, या फिर आंदोलन की कोई भी भूमिका पकड़ते हैं, तो वो ऐसा भी बताते हैं कि किसी को यहाँ से नुकसान ना हो। क्योंकि वो जैसे भी जीवा पांडु का भी ये इसलिए भी जरूरी है कि मैंने आपको कुछ देर पहले जैसे बताया कि भास्कर भगरे इलेक्शन में खड़े थे भारती पवार के अगेंस्ट, वैसा ही एमपी का सांसद का फॉर्म ये जीवा पांडु गावित ने भरा था। लेकिन शरद पवार वहां पे नासिक में आए, उन्होंने जीवा पांडु गावित इनको जो है वो अपना नाम निर्देशन पत्र जो है वो पीछे लेने कहा गया, और बंद कमरे में उनकी चर्चा हुई, और ऐसा भी कहा कि तुम जब इलेक्शन में खड़े रहोगे, तब मैं तुम्हारे लिए प्रचार के लिए आऊंगा। मतलब अगर शरद पवार जी जेपी गावित जो नितिन पवार के अगेंस्ट में खड़े हैं, कम्युनिस्ट पक्ष से है, तो अगर उनका प्रचार अगर वो करते हैं, तो ये लास्ट टाइम वाली जो सांसद की कमेंटमेंट थी, वो कहा जा सकता है। क्योंकि कड़वन जैसा जो आदिवासी क्षेत्र है, वो वहां पे भारी मात्रा में आदिवासी है, और वो आदिवासी जो है वो कम्युनिस्ट पक्ष को मानता है, वो जेपी गावित को मानता है। तो अभी शरद पवार अगर आएंगे, क्योंकि उन्हीं का वो मतलब विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन जीवा पांडु गावित के अगेंस्ट उन्होंने कोई सी भी राष्ट्रवादी का जो तुतारी का कैंडिडेट है वो दिया नहीं है। इसका मतलब शरद पवार जो है वो जीवा पांडु गावित, जेपी गावित, इनको सपोर्ट करेंगे। तो अगर एक बाजू में शरद पवार है, और दूसरी बाजू में जो एक्स एमपी रही है भारती पवार, जो केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री रही है, वो भी उनको हेल्प करेंगे कि नहीं। इसलिए नितिन पवार इनकी जो राह है वो काफी मतलब हम कांटे की भरी मुश्किल। टक्कर भी रहेगी, और राह जो है वो बहुत बड़ी वो मुश्किल वहां पे रहेगी। उपेंद्र जी सुनो, आप नासिक की 15 मेरा एक सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे लगता है कि सोनामी जी और किरण दोनों ही इन्होंने ये सवाल का जवाब देना चाहिए, लोगों को भी इसमें काफी इंटरेस्ट रहेगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब राज ठाकरे को नासिक की जिम्मेदारी दी गई थी, तो राज ठाकरे ने नासिक को काफी डेवलप किया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे के हाथ से नासिक जैसा डिस्ट्रिक्ट जो है वो चला गया, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनके विधायक चले गए। ऐसा क्या हुआ, क्या गलती राज ठाकरे ने की? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, कई लोग हमें कमेंट भी कर रहे हैं कि राज ठाकरे को लेकर एक अंडर करंट है महाराष्ट्र के चुनाव में, तो क्या ये एक रिवाइवल हो सकता है? और हिस्ट्री क्या रही है इस नासिक डिस्ट्रिक्ट की राज ठाकरे को लेकर? नासिक के लोगों की बड़ी आकांक्षा थी, अपेक्षा थी राज साहब ठाकरे की ओर से, इसलिए नासिक वालों ने उनको उनकी महानगर पालिका थी उनके ताबे में दे दिए, और 4 एमएलए भी चुन के दिए, 4 आमदार भी चुन के दिए, और 13 महाराष्ट्र में 13 उनके आमदार चुन के आए थे। नासिक में बहुत बड़ी भूमिका उनकी अपेक्षित थी, लेकिन बाद में 5 साल के बाद पता चला राज ठाकरे साहब जितना अच्छा भाषण करते हैं, लेकिन काम कुछ भी ज्यादा हुआ नहीं, ऐसी लोगों की धारणा रही। और उसके बाद में जो इलेक्शन हुए उसमें उनको कुछ भी इतना अपेक्षित परिणाम नहीं मिले।
तो इसलिए अभी जो बात चले गई है वो फिर से आने में बड़ी मुश्किल है। वो भाषण बहुत अच्छा करते हैं और विरोधी पक्ष वाले भी उनके भाषण सुनने के लिए बड़ी संख्या से जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे निकालते हैं। लेकिन जब द गवर्नमेंट दैट वर्क्स जिसको बोलते हैं, प्रशासन और डेवलपमेंट, उसके बारे में उनका परिणाम इतना लाभदायक नहीं रहा, इसलिए एक क्षेत्र में उनको पहले भी इतना परिणाम नहीं मिला। अभी तो मुश्किल है क्योंकि जो पॉलिटिक्स से बहुत आगे चला गया और वो बहुत पीछे रह गए। तो अभी वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन किरण जी बताएंगे उसके बारे में। किरण जी। मैं मतलब मनसे के बारे में कहना चाहूंगा। 2009 में जब मनसे की जो मराठी में कहते हैं लाट आती है, जैसे मोदी लाट 2014 में आई, 16-19 में आई। हाँ, एक क्लाइमेट बनता है, एक माहौल बनता है। और हमारे नासिक का खासियत ऐसा है कि किसी को भी अगर ठान दो इसको चुन के लाना है, तो ये वही नासिक है जिन्होंने एक ही बार, जैसे 3 जो बीजेपी के एमएलए है वो 3 एमएनएस के एमएलए मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एमएलए थे। और सबसे जरूरी बात, 2009 में ये 3 लोग चुन के आए। उसके बाद नासिक के महापालिका में मतलब जो कॉर्पोरेशन है वहां पे नासिक में उनकी सत्ता भी आई। पहला महापौर जो एमएनएस का बना वो इसी नासिक में बनाया, इसी नासिक के लोगों ने उनको चुन के दिया। लेकिन ये अभी फिलहाल में नासिक सेंट्रल में जो यूबीटी के वसंत गीते खड़े हैं वो 2009 में एमएनएस की ओर से वो वहां पे एमएलए थे। अगर आपको मैं जो फॉर्म पीछे लेने का दिन है, मैं उस दिन का एक ये देता हूँ। अंकुश पवार जो नासिक सेंट्रल में यहाँ पे फॉर्म भरे थे, ग्रामीण के जिलाध्यक्ष है, उसको पक्ष का आदेश आता है और अपना जो फॉर्म है वो वापिस ले लेता है। तो जैसे मैंने लोकमत के लिए उनका इंटरव्यू किया था, उनको पूछा कि आप यहाँ पे अभी इलेक्शन में खड़े हो, आप फॉर्म पीछे ले रहे हो, तो उन्होंने कहा था ये मेरे पक्ष का आदेश है। अरे तुम पक्ष का आदेश है, लेकिन तुम्हारे पक्ष ने तुम्हें किससे कहा कि तुम किसे सपोर्ट करो? तो ये जवाब जो है वो एमएनएस वालों के पास नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे ने 2024 के सांसद के चुनाव हुए, बिन शर्त उन्होंने महायुति को जो है वो अपना पाठिंबा जो है वो जाहिर कर दिया। और सबसे जरूरी बात मतलब अभी एमएनएस के जो है वो एमएनएस के जो लोग खड़े नासिक सेंट्रल में पीछे ले लिया, लेकिन नासिक के वेस्ट में हो गया, ईस्ट में हो गया, उनमें एक एक कैंडिडेट है। लेकिन जो नासिक सेंट्रल का वोटर है वो किसे वोट करेगा, ये चीजें जो है वो एमएनएस की ओर से जाहिर नहीं की, क्योंकि तुमने किसी को पाठिंबा भी नहीं दिया, मतलब तुमने किसी को सपोर्ट भी नहीं किया और किसके तुम अगेंस्ट भी नहीं गए, तो तुम किसको वोट करने वाले हो? तुम क्या नोटा का बटन दबाने वाले हो, या तुमने किसी को गिराना है, या किसी को चुन के लाना है? ये उनका जो चित्र है ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो पक्ष है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके पदाधिकारी नेताजी है, वो कहीं ना कहीं तो भी सोच में पड़ गए कि हमारे लीडर, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो गया या शिवसेना हो गई, ये आदेश पे चलने वाला पक्ष है, तो उसके लिए अभी तक तो उनको पक्ष के आदेश नहीं आए। लेकिन नासिक में जो नासिक सेंट्रल के जो कैंडिडेट को एमएनएस की ओर से ना ही कोई सपोर्ट किया गया है और ना ही किसी के बारे में विरोध में कहा गया है। जो भूमिका है वो हमें पक्ष देगा, उसके बाद हम जाहिर करेंगे। लेकिन जो कार्यकर्ता है उनमें काफी नाराजगी हमें देखी हुई मिली सकती, क्योंकि एमपी के सांसद के चुनाव के लिए तैयारी करते हैं, राज ठाकरे बोलते हैं नहीं चुनना है, अभी एमएलए के लिए आप लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए लगाते हो, वो पीछे लेने लगाते हो। बीजेपी से जो करीबन 5 या 6 बार जो नगर सेवक थे दिनकर पाटिल, वो नासिक वेस्ट में जो है वो इलेक्शन में खड़े हैं, एमएनएस की ओर से खड़े हैं। लेकिन उनको कितना फायदा होगा, क्योंकि उनका जो वोटर है वो अभी नासिक सेंट्रल में डिवाइड हो गया, नासिक वेस्ट में डिवाइड हो गया, तो उम्मीदवार जो है वो कहीं ना कहीं तो भी एक सोच में पड़ गया, क्योंकि उसको किसी का जो सपोर्ट है वो नहीं है। और राज ठाकरे का अभी तक नासिक में आने का कोई भी फिलहाल तो भी प्लान सामने नहीं आया। उपेंद्र जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया श्रीकांत सर और किरण जी, आप दोनों का नासिक की राजनीति को समझाने के लिए। इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति किधर जा रही है और शरद पवार कौन सा कब संदेशा भेज दें और नासिक की राजनीति चेंज हो जाए। अब 20 तारीख को चुनाव है और 23 तारीख के नतीजे आएंगे, कौन कहाँ कमाल करता है और कौन किसकी बागडोर खींची जाती है, ये 23 तारीख को पता चलेगा। तो आप लोगों का दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। सोनू, आपका भी। थैंक यू।
तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज नासिक था कि आखिर नासिक में कौन किस पे भारी है और किसकी बागडोर ढीली है। आज हमने बात की, हमारे साथ श्रीकांत सर थे और किरण जी थे, दोनों ने बताया और सोनू थे, बताया कि कैसे नासिक की बागडोर में मन से कैसे पिछड़ गई, शरद पवार कैसे आगे हो गए और बीजेपी की क्या वहाँ राजनीति और एकनाथ शिंदे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपने समझा। हम फिर कल इसी समय पे हाजिर होंगे और बताएंगे अगली कड़ी में कौन सा हम डिस्ट्रिक्ट लेते हैं और वहाँ की सीटें कौन सी होगी, वहाँ कौन बारी है। ये आपको इस जानकारी के साथ और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और बताएंगे। तो देखते रहिए लोकमत हिंदी और महाराष्ट्र की हर कवरेज के लिए हम तैयार हैं और आप भी कमेंट कर बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं और आपकी सीट क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।